हेलो डियर मेडिकल एस्पायरेंट एंड पेरेंट्स। बहुत क्वेरीज थी आपकी यार, बहुत सारी पैनिक सिचुएशंस को एड्रेस करना था, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जिन्हें आंसर कर देना चाहिए। हुआ क्या कि जैसे ही हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर मिस्टर पोखरियाल ने ये बताया कि जेई मेंस इस तरीके से इट विल बी कंडक्टेड आउट 4 times इन अ ईयर एंड वी आर वेरी सपोर्टिव टू स्टूडेंट्स, और कुछ छोटे छोटे हिंट मिलने लगे, तब से ही नीट के जो एस्पायरेंट्स हैं नीट 2021 के, उनके मन में कई सारी शंका हैं, कई सारी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहली चीज क्लियर कर दूं कि आप बहुत खुश रहिए। क्यों? क्योंकि जो भी होने वाला है वो विद्यार्थी हित में होने वाला है। इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स राइट्स पर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव एक्शन नहीं आने वाला है। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए मेरे पास लॉजिक है। ये मैं सिर्फ इमोशन फॉर्म में नहीं कह रहा हूं, लॉजिक इसलिए है। देखिए, जब 10 दिसंबर को एमएचआरडी मिनिस्टर मिस्टर पोखरियाल एक वेबिनार ले रहे थे ना, तो उन्होंने एक हिंट दिया था कि यदि जरूरत महसूस हुई तो हम स्टूडेंट के फेवर में जेई मेंस को 4 times भी करवा सकते हैं और हम हर चीज का केयर करेंगे, ये हिंट दे दिया था। सिलेबस के लिए भी हम केयर करेंगे, तो स्टूडेंट से एग्जाम मिस नहीं हो जाए उसके लिए भी हम केयर करेंगे। हम इस चीज़ के लिए भी केयर करेंगे कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पाई हैं, तो किस तरह का सपोर्ट दिया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ों के हिंट एमएचआरडी मिनिस्टर ने 10 दिसंबर की वेबिनार में दे दिए थे। मैंने वो वेबिनार वर्ड टू वर्ड अटेंड की थी और उसी के अकॉर्डिंग मैं ये सारा का सारा जो वीडियो है आपके लिए प्रिपेयर किया है, ताकि आप एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करें जिस पर करना चाहिए। ठीक है ना? क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी, पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़, सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या होना है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बहुत सारे बच्चों की, क्योंकि नीट एक अलग कैटेगरी का एग्जामिनेशन है, बच्चों का कंसर्न आता है अपर एज लिमिट पे। स्टूडेंट का कंसर्न आता है क्या एडिशनल बायोलॉजी वालों के लिए क्या होगा, और नियोज से नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग से जिन लोगों ने अपना 12th पास किया है उनका क्या होगा। ये सारा एक बड़ा, जिसे कह सकते हैं, तबका है जो बहुत परेशान है इन सब चीज़ों को लेके। तो मैं ये सारी चीज़ों को भी लॉजिकली एड्रेस करूंगा, है ना, कि ऐसा क्यों होगा और ऐसा होके ही रहेगा। फिर एक चीज़ आती है जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा गहराई से बात करनी है और आपको बहुत गहराई से उसे सुनना है। सर एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। और एक और चीज़, सर क्या ये एग्ज़ाम भी जेई मेंस की तरह मल्टीपल हो जाएगा क्या? एक वर्ष में कई बार होने लगेगा, एक वर्ष में 2 बार होगा या 3 बार होगा, 4 बार होगा या सिर्फ 1 बार होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ये सारी चीज़ें अभी हम मुश्किल से 15 मिनट में एड्रेस करेंगे। आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम है उसको फोकस करने की कोशिश कीजिएगा अपनी स्टडीज़ पर, जिसको लेके मैं कई सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ आपके लिए। मॉडर्न फिजिक्स को ढंग से पढ़िए, काइनेमेटिक्स को ढंग से पढ़िए, आप पूरा का पूरा जिसे कहते हैं हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स को ढंग से पढ़िए। जो एनटी अभ्यास ऐप पे उस पर काम करना शुरू कीजिएगा, वो अलग मैटर है, लेकिन फोकस स्टडी पे कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें आने वाले 10 मिनट में क्रिस्टल क्लियर करके रख दूंगा, तो आप मौज से रहिएगा, है ना। चलिए, जैसी कंडीशंस नीट 2020 की थी बिल्कुल वैसी ही रहेंगी एज फार एज दीज आर कंसर्न। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों पर रोक लगाई हुई है कि भाई जब तक कुछ नहीं हो जाता, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट मीन्स द एपेक्स कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, जिसके ऊपर कुछ नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नीट 2020 में कोई अपर एज लिमिट नहीं थी, तो नीट 2021 में भी कोई अपर एज लिमिट नहीं होनी है। तो किसी का एज 26 है, 27 है, कुछ भी लोअर एज लिमिट वहां भी थी, अभी भी रहेगी। ठीक है ना। आपकी उम्र 31 दिसंबर 2021 तक 17 वर्ष होनी आवश्यक है। दोबारा बोल रहा हूं, 31 दिसंबर 2021 तक, 31 दिसंबर 2021 तक आपकी उम्र 17 वर्ष होनी आवश्यक है। ये तो जरूरी है, लेकिन आपकी उम्र 26 है, 27 है, 30 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, चाहे कैटेगरी आपकी जनरल हो, ओबीसी हो या एससी हो या एसटी हो।
समझ आ गया आपको? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब वो जो 25 साल है और SC ST के लिए 5 साल के लिए एक अलग से छूट थी, वो कोई मायना नहीं रखती इस समय। वॉट एवर बी योर एज, वॉट एवर बी योर अटेम्प्ट्स, आप 4 बार दे चुके हैं, 6 बार दे चुके हैं, जितनी बार चाहें, कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अपर एज लिमिट पर भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फ्री हो गए आप यहाँ से। कोई रेस्ट्रिक्शन अपर एज लिमिट पर नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर नहीं है। रेस्ट्रिक्शन लोअर एज लिमिट पर आएगा 100%। और रेस्ट्रिक्शन क्या है? 31 दिसंबर 2021 तक आपकी उम्र का 17 वर्ष होना आवश्यक है। आ गई बात समझ में? एडिशनल बायोलॉजी वाले बिल्कुल फ्री हो जाएं, ठीक है। कोई गैप सर्टिफिकेट ये वो सबको छोड़ दीजिए यार। आपने कब 10वीं की, कब 12वीं की, एडिशनल बायोलॉजी है आपके पास में, 12th बायोलॉजी है या नहीं है, 12th में बायोलॉजी नाम का सब्जेक्ट से आप पास है या नहीं है। जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है, एडिशनल बायोलॉजी जिसने ली हुई है, यस ही और शी इज एलिजिबल। आपने नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग से 12th किया हुआ है, यस यू आर एलिजिबल। आप सब लोग एलिजिबल हैं, बिल्कुल। आ गई बात समझ में? नीट 2021 के लिए एक ही चीज ध्यान रखनी है आपको कि फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के मार्क्स मोर देन 50% होने आवश्यक है। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी में ओवरऑल मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तीनों में मिला के मार्क्स 50% से ज़्यादा होने चाहिए। किसके? सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के। और यदि आप SC ST और OBC में हैं तो आपके मार्क्स 40% के बराबर या उससे ज़्यादा होने चाहिए। आपकी कैटेगरी OBC हो, आपकी कैटेगरी SC हो, आपकी कैटेगरी ST हो। और ये 50% लगभग सबका है। देखो, सप्लीमेंट्री से पास हुए हो और आपका प्रतिशत जनरल कैटेगरी में 50% से ज़्यादा है, यू आर एलिजिबल। भले आप सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, ठीक है ना, इससे बिल्कुल नहीं घबराना है किसी भी हालत में। तो पहली चीज, आपके पास में 31 दिसंबर 2021 तक, 31 दिसंबर 2021 तक आपकी उम्र का कितना? न्यूनतम 17 वर्ष होना आवश्यक है, बस। उसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आप सब लोगों का मोर देन 50% या 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर OBC SC एंड ST इट शुड बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 40%। आ गई आपको मेरी बात समझ में? तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपने NIOS से कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास एडिशनल बायोलॉजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपर एज लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब कहीं कुछ सुनने की, देखने की, पूछने की जरूरत नहीं है। ऑथोरिटिवली कह रहा हूं, यू आर एलिजिबल। एग्रीड। अब एक लॉजिक से बात करते हैं। देखो, 10 दिसंबर की वेबिनार में जब मिस्टर पोखरियाल ने ये कहा कि हम हो सकता है 4 बार करवा लें, तो आपको कुछ ही दिनों बाद ये मिल गया कि हाँ भाई 4 बार होने वाला है JEE मेंस। वहाँ एक हिंट एक और दिया था मिनिस्टर ने, और वो हिंट कितने लोगों को समझ आया नहीं आया, पर मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया था कि यदि जरूरत महसूस हुई और अधिकारी गण कहते हैं कि ऑनलाइन करने से स्टूडेंट्स को फायदा होगा, तो वी विल गो ऑनलाइन। अब बड़ा लॉजिक सुनिए। देखिए, अब JEE मेंस की परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू, ये सब मिला के, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, ये सब मिला के JEE मेंस कितनी बार? 13 भाषाओं में 4 बार। तो जब JEE मेंस 13 भाषाओं में 4 बार हो सकता है, तो फिर हम गारंटी से कह सकते हैं कि हमारा नीट भी ऑनलाइन होने की तैयारी में है। तो हो सकता है कि नीट 2021 आपको ऑनलाइन मिल जाए। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसलिए है डियर स्टूडेंट्स कि 16 लाख स्टूडेंट हो चुका है, 16 लाख, ठीक है ना। 16 लाख स्टूडेंट का एक ही दिन में एग्जामिनेशन कंडक्ट करना आसान काम नहीं है। हालांकि हमने किया, 2020 में ये कर चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है, पहली चीज। तो वो जो आपका 10 दिसंबर का वेबिनार है, वो तो ये हिंट दे रहा है
कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये नीट 2021 जो है, और 2021 को छोड़ दीजिए, ये नीट एग्जामिनेशन की फितरत बड़ी खतरनाक सी है। जब तक 2-4 कोर्ट केस नहीं हो जाए तब तक ये एग्ज़ाम खत्म ही नहीं होता। काउंसलिंग का भी यही हाल है, बट ईश्वर की दया है 2020 में कोर्ट केसेस से हम बचे रहे, सब कुछ अच्छी तरह से निमट रहा है, काउंसलिंग भी अच्छी तरह से हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार इसको ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करने में ज़्यादा दिक्कत हो। लेकिन ये ज़रूर है कि यदि आप ऑनलाइन पर शिफ्ट कर गए तो ये मैं मान के चलता हूँ कि फिर ये एग्जामिनेशन सिर्फ एक बार नहीं होगा, फिर ये एग्जामिनेशन निश्चित तौर पर वर्ष में 2 बार तो होगा ही होगा। अरे भाई, आप यही तो लॉजिक दे रहे हैं ना। देखिए, पूरा का पूरा गवर्नमेंट एक चीज पे लगा हुआ है कि स्टूडेंट्स के ड्रॉप करने की टेंडेंसी में कमी आए। ये उद्देश्य है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जब फ्रेम किया गया था तब उसके पीछे उद्देश्य ही एक था कि जो हमारे पास जिसे कहते हैं कि रूरल साइड के स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, और कोचिंग की जिसे कहते हैं कि उपलब्धता न होने के कारण जो अन्य विद्यार्थियों से पीछे ले जाते हैं, वो जो तबका है, हम उस तबके को क्या करना चाहते हैं, आगे लाना चाहते हैं। एक और उद्देश्य था कि विद्यार्थियों में स्कूल को छोड़कर, ठीक है, और 12th पास करने के बाद में ड्रॉप करने की जो टेंडेंसी है, हम उसे भी रोकना चाहते हैं। और उसको रोकने का एक ही तरीका है कि आप विद्यार्थी को मौका दीजिए। अरे यार, नीट 2021 मैंने मई में दिया था, थोड़ा सा खराब हो गया, लेकिन मुझे पता लग गया कि नीट को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। तो मेरे पास, क्योंकि वर्ष में 2 बार या 3 बार हो रहा है ना, अगली बार मैं बहुत अच्छा दूंगा इसी वर्ष में। तो हो सकता है कि नीट 2021 मई में हो जाए, फिर जून में हो जाए, या जून में हो जाए और जुलाई में हो जाए। लेकिन यदि ये ऑनलाइन हुआ तो डेफिनेटली इट विल बी, यू सी, मोर देन 1 टाइम इन अ ईयर, ये संभावनाएं बनती हैं। और यदि ऑफलाइन है तो, पर मुझे थोड़ा सा ऐसा फील पता नहीं क्यों आ रहा है कि शायद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑनलाइन पर शिफ्ट करने की भरपूर कोशिश करेगी, अपने सुदृढ़तम प्रयास करेगी। हो सकता है नहीं हो पाए, लेकिन आगे तो इसे ऑनलाइन होना ही है, ये कंफर्म कर लीजिए। तो सीधी सी बात है यार, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ सब बच्चों को कि पेपर NCERT बेस्ड होगा। ये मायना नहीं रखता कि आपका पेपर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, ये बिल्कुल मायना नहीं रखता है। अधिकतर जितने भी हमारे मेडिकल एस्पायरेंट्स हैं वो कई बार उन मुद्दों पर भटक जाते हैं जो वास्तविक मुद्दे ही नहीं हैं, जो वास्तविक मुद्दे नहीं है, ठीक है ना। इसको बदलना होगा, हमें बहुत तर्क शक्ति से काम लेना होगा, लॉजिकली सोचना होगा, इमोशंस के पीछे नहीं दौड़ना होगा। तो आपका NCERT जो बायोलॉजी है वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी के प्रॉब्लम्स पे ना भागें। और एक और चीज, NTA अभ्यास ऐप के जितने भी आपके टेस्ट पेपर्स हैं उन्हें अटेम्प्ट जरूर करें, जरूर अटेम्प्ट करें उन्हें, ठीक है, क्योंकि वो वैसा ही पेपर आएगा जैसा वहाँ है। पिछली बार भी मैं बहुत बार बच्चों को बताया था, और जिन बच्चों ने इस चीज़ को फॉलो किया वो सिलेक्ट हो गए, आज किसी मेडिकल कॉलेज में है। तो आप अक्षरशः जितनी भी बातें मैं आपको कह रहा हूँ उनकी पालना अक्षरशः करेंगे। यू शुड हैव टू फॉलो मी 100%। फर्स्ट थिंग दैट वी शुड हैव टू फोकस ऑन टू अवर स्टडीज। आजू बाजू बात नहीं करनी है, हमें अननेसेसरी के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं, लेकिन हमें हमारी मैथमेटिक्स को जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में और जो हमारी फिजिक्स में यूज होगी उससे भागना नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बलबूते पर सेलेक्ट हो जाऊंगा। नहीं, आपको फिजिक्स का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। और आप इसी समय से एक जिसे कहते हैं बेवकूफ भरी बातों में लग जाते हैं, सर कट ऑफ क्या रहेगा, और कई लोग आपको भटकाने के लिए इनके जबरदस्ती जवाब देते रहते हैं, जबरदस्ती जवाब देते रहते हैं। अरे भाई, मुझे बताइए, अभी न तो आपका सामने पेपर है, ना मेरे पास इस तरह का कोई डाटा है कि इस अच्छे बच्चे का पेपर ऐसा हुआ है। जब बेहतरीन बच्चे के नंबर ही 600 नहीं आ रहे तो डेफिनेट बात है कट ऑफ का ये हाल होगा। ये हम अंदाजा कब लगा पाते हैं? ये अंदाजा हम जब लगा पाते हैं जब हमारे सामने पेपर होता है और उस पेपर पर हमारे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स होते हैं कि यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट था, ये भी इस क्वेश्चन में गलत कर दिया, तो ये तो सबका गलत हुआ होगा।
और यार ये तो बिल्कुल भोंदू था, इसने भी यदि ये क्वेश्चन ठीक कर दिया तो ये तो सबने ठीक किया होगा। और फिर पता करते हैं कि एटलीस्ट कितने क्वेश्चन जो हैं वो एवरेज स्टूडेंट ने भी ठीक किए होंगे, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट ने ठीक किए होंगे। फिर उसका एनालिसिस करके फिर हम कट ऑफ के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये प्रश्न बेईमानी में है। यदि किसी भी विद्यार्थी ने इस समय कट ऑफ के बारे में सोचा, निश्चित तौर पे मैं आपको कह सकता हूं कि वो नीट 2021 में सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वर्किंग इलॉजिकल हो गई, लॉजिकल नहीं है। हाँ, आपको ये सोचना है कि सर हाउ टू प्रिपेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, व्हाट आर माई वीक पॉइंट्स, मेरे वीक पॉइंट्स कौन कौन से, उनको इंप्रूव करना है। और उसके लिए सबसे बढ़िया एंटी अभ्यास है, पर लगातार पेपर देते रहिए, जहां आपकी गलती होती है वहां उसे सुधार करते रहिए। तो चलिए अब नटशेल में बात कर लेते हैं। एवरीवन इज एलिजिबल एज फार एज अपर एज लिमिट इज कंसर्न। कोई अपर एज लिमिट नहीं होने वाली है। हर एडिशनल बायोलॉजी का स्टूडेंट एलिजिबल होगा, हर नियोज से 12th किया हुआ स्टूडेंट भी एलिजिबल होगा। गैप कोई मायना नहीं रखेगा। क्लियर? गैप कोई मायना नहीं रखेगा। तो ये यक्ष प्रश्न थे जिन पे बच्चे तड़पते रहते हैं, उनके मैंने जवाब दे दिए। ऑनलाइन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वर्ष में 1 से ज़्यादा बार होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दोनों चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं और उससे आप ही को फ़ायदा होगा। दीज आर इन द यू सी दैट सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो यदि ऑनलाइन हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर आपको मोर देन 1 अटेम्प्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 1 साल में कम से कम 2 बार तो होगा ही। रिजल्ट्स में इधर उधर की जो वैसे तो कोई हेराफेरी कभी होती नहीं है, लेकिन फिर भी इधर उधर कहीं हो जाती है, गॉड नोज, मैं नहीं समझता उसको, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती है। ठीक है, तो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वी कैन गो फॉर दैट। वर्ष में 1 बार हो तब भी हमें बहुत सिंसियरिटी से देना है, और वर्ष में 1 से ज़्यादा बार होगा तब भी हम हर अटेम्प्ट को अपनी पूरी क्षमता के साथ देंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप सबके सब लोग इस समय पूरी तैयारी से पढ़ाई में जुटे होंगे। मानसिकता को बिल्कुल आप जिसे कहते हैं ठीक कर लीजिए। एग्ज़ाम होना है, आपका एग्ज़ाम के थ्रू ही सिलेक्शन होना है, और ये मत सोचिए कि मई में होना है या जून में होना है। जितना जल्दी आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें, अपने कोर्स को रिवाइज कर सकें, उन पर कई सारे मल्टीपल टेस्ट जिन्हें कहा जाता है वो अटेम्प्ट कर सकें, और उन मल्टीपल टेस्ट के रिजल्ट से, उनके एनालिसिस से अपनी कमजोरियों का आकलन करके उन्हें दूर करके दोबारा टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकें। इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। यदि इसके अलावा कहीं उद्देश्य दिखता है तो हम उद्देश्य से भटके हुए हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आपके प्रश्न थे उनके सबके मैंने जवाब दे दिए। चलिए पढ़ना शुरू कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।